क्लासेस। आज पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस देखेंगे पेट का, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और इतने कम समय में छोड़ते हुए भी पूरा हमें जो टोटल 100 है, यहाँ देखिए टोटल 100, ये टोटल 100 कोशिश करनी है लाने की। जो लोग ये दिमाग में गलतफहमी पाल के रखते हैं कि चलो ठीक है 80 करके आ जाएंगे और हो जाएगा, तो जब आप ऑलरेडी अपना मूल्यांकन कर चुके हैं तो 80, तो एग्जामिनर तो आपका मूल्यांकन वैसे ही 50 कर देगा। तो ये तो अपने दिमाग से ख्याल ही हमेशा निकाल देना चाहिए कि नहीं हम 80 करके आएंगे एग्जाम में। नहीं, एग्जाम में पहले तो हार नहीं माननी, हम 100 में 100 करके आएंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे और 100 में 100 करके आएंगे। पहले हमारा यही टारगेट होना चाहिए। ऑलरेडी अपनी क्षमता को कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए। तो पहले हम पूरा पढ़ें, उसके बाद एग्जाम में जो करके आएंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना किए हैं कितना नहीं किए हैं, वो बात की बात रहेगी। लेकिन पहले हम लोग 100 का 100 टारगेट रहेगा, कोई इसमें कंजूशन नहीं रहेगी कि नहीं ये कर देते हैं वो कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 का 100 क्वेश्चन वहाँ पे करके आए। यानी हमारा पूरा कोशिश यही होना चाहिए 100 का 100 अटेम्प्ट करने का। बाकी जो एग्जाम हॉल में होगा उस हम लोग देखेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल से पहले हमें हार नहीं माननी, 100 का 100 क्वेश्चन हमें टेकल करना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से हम हो, कैसे हम लोग 100 से 100 क्वेश्चन टेकल कर पाएंगे। चलिए देख रहे हैं। तो ये देखिए भारतीय इतिहास देखिए। अब भारतीय इतिहास में पढ़ने वाले क्या चीजें हैं। भारतीय इतिहास में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 5 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया है 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। तो पहले तो आप चाहिए धर्म में, तो धर्म देखिए कितने नंबर पे है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हमेशा याद रखिए जब भी क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वांटिटी कम की गई है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए गए, यानी 5 नंबर के 5 अंक ही आना है, यानी 5 क्वेश्चन आने हैं, तो हमेशा याद रखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये कंफर्म है, आप इसे टाल नहीं सकते हैं। आप एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म मान के चलिए, यानी एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। और ये आसान भी है, सभी बौद्ध के बारे में जानते हैं, सभी जैन धर्म के बारे में जानते हैं। अब बात आती है सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति। यानी हमारी सिंधु सभ्यता थी और जो हमारे ग्रंथ हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, तो इनके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ेंगे, ऋग्वेद को पढ़ लेंगे, जहां तक कोशिश रहेगी ऋग्वेद से ही हमारे क्वेश्चन पिकअप हो जाएंगे 1 नंबर का आपको। अब देखिए यहां से लेके और यहां तक दिया हुआ है। अब ये पूरा नहीं पढ़ना है, हमें मेन पढ़ना होगा इस वाले पोर्शन में। सबसे ज्यादा एग्जामिनर कंफ्यूज ही करता है गुप्त वंश में कौन था भैया, गुप्त चंद्रगुप्त थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे कि चंद्रगुप्त तृतीय थे, कौन क्या थे। इसी में से एक क्वेश्चन निकाल लेता है और पूरा एग्जाम खराब हो जाता है कि यार कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। तो हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर चला गया, थोड़ा सा देखते हैं ऊपर चल के हम लोग। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हो गए थे। ये देखिए सल्तनत काल, मुगल काल, तो मुगल काल इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। और ब्रिटिश राज का उद्भव और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक। आप सामाजिक आर्थिक तो छोड़ दीजिए, रीजन है क्यों छोड़ दीजिए कि ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव कभी पूछा ही नहीं गया है। ये ना आप पीसीएस में और आईएएस के एग्जाम ही दे रहे हैं कि हम प्रभाव पूछेंगे कि क्या हमारे ऊपर सामाजिक प्रभाव पड़ा। वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको मराठा से मिल जाएगा, ब्रिटिश राज का उद्भव एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे तो छूना ही नहीं है। ये अक्सर सिविल में पढ़ाया जाता है, और आप सिविल का कोई पेपर दिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा। ये पूरा थ्योरी, इसमें कहीं पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसे क्वेश्चन आने ही नहीं है, तो इसे तो एकदम भूल ही जाइए। जो पढ़ना है यही पढ़ना है। यानी हमारे 5 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। यानी हमारे टोटल 5 क्वेश्चन निकलेंगे। अब इस टॉपिक का हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि ये सारे टॉपिक कराने के साथ आपको इन पूरे टॉपिक का 500 क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ।
और ये फ्री रहेगा, कोई इसका चार्ज नहीं है। 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। वो क्वेश्चन अलग होंगे। जैसे मान लीजिए आपको मुगल काल पढ़ाया गया, तो मुगल काल पढ़ाने के बाद मान लीजिए आपसे 25 से 30 क्वेश्चन स्टैंडर्ड, 25 से 30 क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड करवाए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर जो वन लाइनर होंगे, ताकि आपने पढ़ा है तो कितना आपने दिमाग में रखा है पता चले, पढ़ते चले गए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पता कुछ है ही नहीं। तो वो क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, ताकि आप अपने दिमाग पे ध्यान दीजिए। तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन आपको बाद में मिलेगा, यानी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर बताना। ये जो 500 क्वेश्चन होंगे ये एक्स्ट्रा होंगे, जो आपको भी क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, यानी ये क्वेश्चन होगा और उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे और वो आपको करने। इस तरीके से ये 500 क्वेश्चन की पूरी सीरीज आपको फ्री में दी जाएगी। आगे बढ़ा जाए, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान है। सबसे आसान यही है, 5 का 5 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। अब कैसे गेन कर सकते हैं, देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य, जब आप यहाँ ब्रिटिश राज्य पढ़ेंगे ना, तो यहीं पे स्वाधीनता का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब से ये ब्रिटिश प्रभुत्व होंगे और स्वतंत्रता संग्राम, देखिए यहाँ दिया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए कैसे पेपर इन्होंने कैसे सेट किया है कि आपको बस लग रहा है ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है नहीं। आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पढ़ेंगे और आपको स्वाधीनता संग्राम यहाँ भी पढ़ना है, यानी यहाँ भी आपको आजादी के बारे में पढ़नी पड़ेगी और यहाँ भी आजादी के बारे में पढ़नी है। और देखिए, महात्मा गांधी जैसे एंट्री करेंगे आप, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, ये तो कहीं जाना नहीं है। महात्मा गांधी से तो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आना है, चाहे आईएएस दे लीजिए, पीसीएस दे लीजिए, आरओ यारो ऐसा ही कोई भी एग्जाम है, सेंट्रल से लेके स्टेट लेवल तक किसी भी स्टेट का दे लीजिए, एक क्वेश्चन आना ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, उग्र राष्ट्रवाद यानी हम लोग, अब देखिए गांधी पढ़ने का मतलब ही हो गया कि 1915, तो गांधी के 1915 से पीछे जाएंगे, यानी लगभग आपको 1857 से पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें 1857 से आप पढ़ेंगे। 1857 से जब आप क्रांति पढ़ेंगे तो उसी में आपको सारी चीजें आएंगी, गर्म दल, नरम दल, बहुत सारे आंदोलन, और ऑटोमेटिक कवरअप आपका हो जाएगा स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभ। आराम से कवरअप होगा, कोई इसमें सब टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए आप इनको अलग नहीं कर सकते। एक ही टॉपिक है, उसमें सारी चीजें कवर होंगी। इसमें एक चीज उन्होंने थोड़ा गलत डाला हुआ है, ये देखिए, ये वाला टॉपिक विधायी संशोधन, इसको बाहर निकालिए। क्यों निकालिए? आपको इसको कहां पढ़ना होगा, आप इसमें पढ़ना है भारतीय संविधान में। कहां पे? संविधान में। जब आप कोई भी संविधान, जब आप कोई भी किसी का भी, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल देखिए या किसी का भी देखिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक 90-35 पढ़ाया जाएगा और पूरा बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। कोई भी पढ़ाएगा 90-35 पहले अच्छे से पढ़ाएगा। उसका रीजन है क्योंकि भारतीय संविधान के ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो आप यहाँ पढ़िए चाहे वहां पढ़िए, आपको एक क्वेश्चन तो मिलना है। उसके लिए तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको एक क्वेश्चन तो उसमें मिलना है, कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो अब देखिए 1935 हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं, एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था सिस्टम में, आगे देखते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से करंट से भी क्वेश्चन आ सकता है और इनकी जीवनी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत ही आसान है याद करना और बहुत ही आराम से यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। और आपको पता है, आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें याद क्या करना होगा, अब यहाँ प्रॉब्लम एक ही फंसेगी। अभी मैंने मैंने याद करना पड़ेगा। अब ये इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेट होगा, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा आपको मिलेंगी। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, सुभाष चंद्र बोस हैं, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन कब वापस गया, गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तीसरे में कौन गया, दूसरे में कौन गया, पहले में कौन गया, तीनों में कौन गया। तो इस तरह के जितने भी उठपटांग चीजें हैं कह लीजिए, वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एक क्रम में
जब हमारी यहाँ जो भी एक्सपर्ट हैं या जो भी पढ़ाएगा यहाँ पे, अगर राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप हम यहाँ पे पढ़िएगा इस चैनल पे, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ हर एक चीज को कोरिलेट करके पढ़ाया जाएगा, और जो एक डेट पे एक चीजें आएंगी उसको वहीं पे सारी चीजें क्लियर कर जाएंगी। अब ये नहीं कि सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया जाएगा एक डेट पे और उसके बाद किसी और को पकड़ लिया जाएगा, नहीं। अगर आप शुरू करते हैं कि अगर नेताजी हमारा, अगर मान लीजिए नेताजी शुरू करते हैं, या हम अगर गांधी जी शुरू किया जाता है, तो गांधी जी के साथ साथ जो भी घटनाएं घटेंगी, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है तो उनके कार्यों को भी यहीं पे पढ़ाया जाएगा। अब ये नहीं कि अब इनको छोड़ के कहीं अलग से सुभाष चंद्र बोस का अलग से चैप्टर, यही प्रॉब्लम होता है कि लड़कों जब सब चीज अलग कर दिया जाता है तो क्रम नहीं लगा पाते, और जब आपके एग्जाम में क्रम पूछ देता है जब डेट का, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा क्रम लगेगा। यहाँ पे आपको क्रम लगाने में पूरी पूरी मदद मिलेगी जब एक ही साथ चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये 9 को क्या हुआ था, 10 को क्या हुआ था, 11 को क्या हुआ था, यानी 9 को और गांधी जी ने कुछ किया है तो हो सकता है 10 को कुछ कोई रिएक्शन आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया हो, और फिर 11 को हो सकता है कि नेहरू जी ने कुछ और स्टेटमेंट दिया हो। तो अब ये चीजें एक ही जगह पाई जाएगी। अब लोग करते क्या है कि इसको अलग पढ़ते हैं, इसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको अलग। अब यही प्रॉब्लम खड़ी जाती है कि हमको रिलेट नहीं कर पाते हैं। अब पेपर में क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देगा और इधर 1 2 3 4 दे देगा और बोलेगा भैया ऐसा है, मिलान कीजिए। अब कंफ्यूजन शुरू कि भैया कौन किसका है, क्योंकि आपने अलग अलग पढ़ा है तब अलग अलग दिमाग लगाइए। अगर आपने एक साथ पढ़ा होता, कोरिलेट करने अगर आपको आता तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाते। और यूपी में याद रखिएगा, अगर इसमें से अगर 2 आपको पता है तो मोस्टली आप करके आएंगे ही आएंगे, ये तो कन्फर्म है, ये आपका आना ही आना है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 5 के 5 क्वेश्चन हम लोग इसमें से निकाल लेंगे, कोई इसमें दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। और इससे भी आपको मैक्सिमम, यानी जो आपने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से दोनों से मिला के जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो अलग, और इसका अलग से 500 क्वेश्चन आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, और विथ नेक्स्ट डे उसका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, और सारी चीजें टेलीग्राम पे मिलेगी। अभी आपको टेलीग्राम लिंक भी हमारे यूट्यूब के चैनल में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और देखिए ज्योग्राफी आ गया। अब ज्योग्राफी देख लीजिए, बहुत ही आसान है, भारत के बारे में सबको पता है। नदी घाटी पढ़ लीजिए, भूजल संसाधन छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, करंट का टॉपिक है, कोई आपको बताया नहीं लेकिन यहाँ बता दिया गया है। पहाड़ पढ़िए, पर्वत पढ़िए, पहाड़ियाँ छोड़ दीजिए, हिमनद पढ़िए, क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई है, तो ये पढ़िए। तो पर्वत पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पहाड़ियाँ आ जाएंगी, तो पहाड़ियाँ नहीं भी पढ़ेंगे तो पर्वत ही आपसे पूछा जाएगा। जैसे पूजा अरावली पर्वत की श्रृंखला, ठीक है, काराकोरम की श्रृंखला, इस तरीके से। मरुस्थल शुष्क क्षेत्र, मरुस्थल आपको इंडिया का एक ही है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। शुष्क क्षेत्र आपको पढ़ना नहीं है, एकदम छोड़ दीजिए। 1 इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर आप पढ़ लीजिए, और फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी क्या परसेंटेज याद करिए, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, किस राज्य में ज्यादा वृक्षारोपण है, किस में कम है, यानी कहाँ पे वृक्षारोपण ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे वन ज्यादा है, कहाँ पे कम है। बस कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा पकड़ के आप 10 पॉइंट पढ़ लीजिए, 10 पॉइंट्स ओनली आपको 10 पॉइंट्स याद करने हैं। बाकी आपके एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो कंफर्म है, कहीं नहीं गया है। खनिज संसाधन करंट है, जो भी खनिज संसाधन के ऊपर बनेंगे, एक मुश्किल से 8-10 संसाधन है, 10 संसाधन के बना लीजिए, कौन सा राज्य पहले पे है, कौन दूसरे पे और कौन तीसरे पे, बस ये 3 याद करिए, काम बन गया, कोई भागम दौड़ी नहीं है। जलवायु और मौसम देख लीजिए, सिंपल सी बात है, कुछ मत पढ़िए। करंट में जितने भी आपको तूफान आया है, क्योंकि पेपर भी तूफानी होना है, जितना तूफान आया है बस आप इसको पढ़ लीजिए, काम खत्म। एक क्वेश्चन ये यहीं से देंगे, या तो हैती के बारे में पूछ रहे, या तो बंगाल की खाड़ी से पूछ रहे, या तो टर्नेडो के बारे में पूछ रहे, टर्नेडो कहाँ था, वेली कहाँ था, वगैरह वगैरह। यही फालतूगिरी का यहाँ पे काम करेंगे तो आप 5 क्वेश्चन का निकालना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। और इसके भी जब 500 क्वेश्चन कीजिएगा, और 500 क्वेश्चन कीजिएगा जब पेपर वाइज भी जब आप इसको कीजिएगा, तो हर चैप्टर में अगर 30 क्वेश्चन भी मान लीजिए, तो ऑटोमेटिक आप मान लीजिए कम से कम इसमें 700 से 800 क्वेश्चन कीजिएगा। और 800 क्वेश्चन करने के बाद से 5 क्वेश्चन ना हो, ये तो इम्पॉसिबल। अगर नहीं होता उसके बाद 5 क्वेश्चन नहीं होता है, तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी देख लीजिए, टाइम जोन मत पढ़िए, सबसे ज्यादा कहाँ है,
और भारत में कहाँ से गुजरता है और कितने राज्यों से गुजरता है, बस इतना ही पढ़िए। टाइम जोन कहाँ से गुजरता है, भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, बस उसको पढ़िए, बात खत्म। कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी बाकी जब वो भारत और विश्व का जब भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब यहाँ पे श्रीलंका पड़ेगा तो किससे श्रीलंका किससे अलग होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है, मालदीव है तो किससे अलग होता है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे भूटान है तो सॉरी म्यांमार है तो किससे अलग होता है। बस ये पढ़ लिए, इतना ही बस पढ़ लिए, आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी दूर ही जाने वाले नहीं है, क्योंकि आप आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठने जा रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रवास, प्रवास को गोली मारिए, इसको पढ़ना नहीं है, एकदम भूल जाइए। जनसंख्या परिवर्तन पढ़ना है, कुछ नहीं आपको। जनसंख्या यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन और इंडिया की, बस पढ़ लीजिए, काम खत्म। उसमें भी क्या, किस राज्य में जनसंख्या कम है, किस राज्य में ज्यादा है। हमें तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो जनसंख्या वाला पूछा कहीं उत्तर प्रदेश स्पेशल से ना आ जाए। पूछे भाई कि पूछे सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ है, सबसे कम नगरीकरण, सबसे कम कहाँ पे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे और सबसे ज्यादा गंवार कहाँ पे हैं, पूछ सकता है। जनसंख्या परिवर्तन यही है, जनसंख्या की परिवर्तन है। तो ये क्वेश्चन आप उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी आराम से पांचों क्वेश्चन निकालें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा का पूरा करंट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्या है, करंट है। अगर आप पूरा करंट पढ़ते हैं तो ये देख लीजिए, कई बार पढ़े होंगे, जो करंट अफेयर पढ़ता है उसको पता होगा पंचवर्षीय योजना के बारे में, इसके जगह पाया था नीति आयोग, बात खत्म। जिसने पढ़ा है एकदम सिंपल सा पढ़ना है बस। और जहां तक टारगेट रखिए, ज्यादा ज्यादा ये पूछेंगे कि पंचवर्षीय, जैसे लास्ट ईयर अभी एक पेपर हुआ था, पूछा था किस डेट को पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, उसी तरह पूछेगा नीति आयोग किस डेट को शुरू की गई थी, बस इतना पता है तो काम बन गया। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। मिश्र अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, और ये तो एकदम टॉपिक है, छोड़ दीजिए, ये आपके काम का है ही नहीं। ये केवल ये डाल दिए कि भैया आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ये जब लिखित परीक्षा होगा तब उसमें देखा जाएगा। हरित क्रांति, एक दो क्वेश्चन आते हैं, बात खत्म हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन, ये फ्लड ऑपरेशन आप लोगों को पता ही है किसके नाम पे किया गया था, अभी करंट का क्वेश्चन आया था। आराम से ये करंट से आप कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयकरण तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, कुछ बैंकों को बेचा जा रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 1991 छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। 1914 के बाद आर्थिक, हाँ कृषि पढ़िए, कृषि सुधार, जो योजना चलाई गई, क्या चलाई गई है, योजना, कृषि से संबंधित योजना, बस ये पढ़िए, काम यही बनेगा। ढांचागत सुधार, इसको गोली मारिए। श्रम सुधार, इसको गोली मारिए। नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ये आएगा ही नहीं यहाँ से क्वेश्चन, चाहे आप देख लीजिएगा पेपर आने के बाद से आप लोग एक बार मिल भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चैलेंज है कि ये नहीं पूछेंगे। ढांचागत सुधार पूछेंगे कि कहाँ पे कितने करोड़ का ढांचा इन्होंने डेवलप किया, कभी इस तरह के क्वेश्चन सिविल में, सिविल के अलावा कभी नहीं पूछे जाते हैं। कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कौन सा क्या चीज बनाया गया है, तो ये एकदम निश्चिंत रहिए, ये वाला ये आपके ये जो ढांचागत सुधार है नहीं पूछेंगे। जो टॉपिक है यानी पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके जो हैं वो यही इसी सब क्षेत्र से आने वाले हैं। ये 91 का आपको सुधार भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था में क्या सुधार, बस ये याद रखिए कि 91 में किसकी सरकार थी और उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त किया था, बस। अगर आपको इतना पता है तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आएंगे और आराम से आप टेकल करके आएंगे। अब जो ढांचागत सुधार पड़ेगा और श्रम सुधार पड़ेगा, तो भैया तुम सीधे श्रम सुधार पढ़ना, और जिसको तो सीधे पहुंचो आइए लोग, ठीक है। अब पढ़ो श्रम सुधार, अब पूरा है उसका गुना गणित पढ़ो, जिसको ईपीएफओ देना है वही पढ़े, अदरवाइज जिसको ईपीएफओ नहीं देना है तो भैया इसको छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें ढांचा, अगर श्रम सुधार के बारे में अगर पढ़ना है तो ये पॉलिटी में आप आराम से कोई भी कहीं से भी आप पढ़िएगा करंट अफेयर, तो पॉलिटी में आपको ये कवर हो जाएगा, तो इसमें फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, अच्छा पॉइंट है, जीएसटी। आर्थिक सुधार को फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी पढ़ लीजिएगा, बहुत बवाल मचा है। तो ये विपक्ष पार्टी हमेशा इसको गब्बर सिंह टैक्स करके बुलाती रहती है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यह भी इसकी स्थापना दिवस मनाया गया। अब आज ये भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, बहुत आसान टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पांचों के 5 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, कोई लफड़ाबाजी नहीं है, कुछ भी इसमें ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पढ़ना क्या है,
पकड़ लीजिए भाग 1, आप पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन कन्फर्म है। रीजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख कैसे बना है, आप इसके प्रोसेस जान गए, नए राज्यों का गठन वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन आपको मिल गया। अगर इनका ज़्यादा दिमाग भटकेगा तो ये समझिए करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि भैया तब से कोरोना चल रहा है 2019 से, यही सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब भाग 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी सरकार क्या लेके आई थी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीए, जिसका पूरी दुनिया में हो हंगामा मचाया गया, अब पूरे भारत में तो खूब मचा, ठीक है। तो सीए इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी 1955 में क्या था, और जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया तो क्या था, पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अब आ जाइए भाग 3, भैया सबसे इंपॉर्टेंट भाग 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन कंफर्म है। भैया सब कुछ जानिए, लेकिन अगर आप अपने ही बारे में नहीं जानते हैं, यानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट अगर खुद ही नहीं जानते हैं तो दुनिया गई भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। पहले आप अपने बारे में जानिए, पहले अपने राज्य के बारे में जानिए, फिर देश जानिए, और फिर अमेरिका पाकिस्तान वगैरह वगैरह के बारे में जानिए। तो लोग पहले अपने नहीं जानते, पहले सोचते हैं पड़ोसी के बारे में सब जान लें। तो पहले भारत को जानिए, अब भारत जानने से पहले उत्तर प्रदेश को जान लीजिए, और उत्तर प्रदेश को जानने के बाद भारत जानिए, और भारत के जानने के बाद से फिर पड़ोसी राज्य, फिर दूर निकलिए। तो लोग उल्टा नहीं पढ़ना है, तो पहले क्या है कि अगर आप मौलिक अधिकार ही डायरेक्ट अगर पढ़ लेते तब भी ये आपके काम आएगा, क्योंकि ये वास्तविकता है कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, और बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे अपने आप से जोड़ के पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, राज्य के नीति निषेध तत्व देख लीजिए, और ये जो विशेषता देख रहे हैं ना, ये इसका तो मतलब कहानी अलग है, इसको 1773 से लेके और लगभग 1947 तक पढ़ना पड़ेगा। और जो अभी हम बात कर रहे थे ऊपर की, छोड़ दीजिएगा, टॉपिक आगे पढ़िएगा, याद होगा 1935 भारत शासन अधिनियम। लेकिन अब यहाँ पे एक शॉर्ट चीज है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है 1773, ध्यान दीजिएगा, 1833, 1857, 1858 भारत शासन अधिनियम, इसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहीं पर आ जाइए 1909, 1919 और 1935 और 1947, बस इतना ही गुनागणित पढ़ना है। और इसमें भी मुश्किल से हर एक में 3-3 पॉइंट है, बस 3-3 पॉइंट रटना है, काम खत्म। उससे ज़्यादा मत रटिएगा, ना सोचिएगा बैठ के पूरा का पूरा ये रट लें, पूरा ये संवैधानिक विकास ही पढ़ने लगे, संवैधानिक विकास पढ़ने लगिएगा तो फिर याद नहीं रहेगा। और इसमें से पता है कि क्या से क्या चीज़ आएगा, उससे ज़्यादा एग्जामिनर भी नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी ज़्यादा नहीं पता है, वो भी भूल गया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस आप इतना पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ समझिए, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, यानी आराम से आपको। अब संसदीय प्रणाली में एक चीज याद रखिएगा, इस संसदीय प्रणाली में मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, संसदीय प्रणाली पढ़ते वक्त गलतियां क्या होती हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से पढ़ते हैं और स्टेट गवर्नमेंट अलग से पढ़ते हैं, जबकि जो हमारे कोचिंग सेंटर में और जो हमारे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाई जाती है, ये दोनों को एक पढ़ाया जाता है और सीधे कंपेयर करके पढ़ाया जाता है। आपको एग्जाम में आएगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा, आप करंट अफेयर देखिएगा तो करंट अफेयर में कैसे कंपेयर कर दिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को कंपेयर कर दिया। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट याद कर लिए तो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट अगर आपके दिमाग में चढ़ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके दिमाग में आ जाएगी। इसमें आपको कोई भी डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप करके आएंगे। और हम बता दें आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट मत पढ़िएगा, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ के जाइएगा, क्योंकि रीजन है स्टेट का पेपर देने जा रहे हैं, न कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर देने जा रहे हैं। तो मोस्टली चांसेस है स्टेट से क्वेश्चन पूछेगा, यानी सीएम, ठीक है, गवर्नर, इनके कार्य को और इनके जो आर्टिकल्स हैं इसको अच्छे से बैठ के घोट के पी जाइएगा, ठीक है। ये आपके आज नहीं तो कल काम आएगा ही आएगा। तो संसदीय प्रणाली में पूरी की पूरी व्यवस्था देख लीजिएगा, और पूरी व्यवस्था आपको पता चल जाएगी जब कंपेयर करके क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो सारी चीज़ें कंपेयर कीजिएगा, बड़े आसान तरीके से समझिएगा। अब देखिए, संघीय प्रणाली में संघ को पढ़ना है, केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है, तो संघ और केंद्र शासित प्रदेश को छोड़िए, संबंध केंद्र संबंध भी छोड़िए। अब यहाँ पे बस एक चीज बस पढ़ लीजिएगा, जम्मू एंड
कश्मीर और लद्दाख को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी कितने हैं और स्टेट कितने हैं, तो ध्यान इस पे दीजिएगा ना कि इस पे दीजिएगा। ये सबको पता है, इसी में गड़बड़ी करेगा एग्जाम हॉल में। देखिए न्यायिक ढांचा सबको पता है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को रखिए, एक तरफ हाई कोर्ट को रखिए, और दोनों के लोगों का कंपेयर कर दीजिए। मुश्किल से 10 को पॉइंट होगा, 10 पॉइंट्स होंगे, याद कीजिए, काम खत्म। जिला प्रशासन एकदम छोड़ दीजिएगा भैया, इसको पढ़ लीजिएगा। अभी पंचायत का चुनाव हुआ है और बहुत सारे सुनने में है टीचर की डेथ हो गई है इसके चुनाव में, तो बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है इस बार चुनाव में, तो इसको थोड़ा याद रख के चलिएगा। यानी भाग 9 और अनुसूची 11 और 12 को थोड़ा इस बार बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है लोकतंत्र को बचाने में, क्योंकि चुनाव ही लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि हम ही तो सरकार चुनते हैं, भले ही पढ़े लिखे को चुने न चुने, लेकिन सरकार हमें लोग चुनना है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा। और यहाँ भी जान लीजिए, इस जो 5 क्वेश्चन है इसमें भी 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और प्लस आपको क्लास में, जैसे मान लीजिए पढ़ाया गया संविधान की मुख्य विशेषता, तो क्लास में ही उसी दिन आपको 1 लाइनर कम से कम 30 to 50 क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्हें तो आप लोग समझ ही गए, और इतना कर लेंगे तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, और अभी तक छूटेगा भी नहीं। अब देखिए विज्ञान, हमारा खुद के इससे 36 का आंकड़ा है, और कई लोगों का होगा भी, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे भी तब भी होगा, नहीं भी होंगे तब भी होगा। किसी एक से न एक से तो 36 का आंकड़ा होता ही है इसमें, किसी न किसी से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और इसको जम के पढ़िएगा, और इसमें मुश्किल से 5 चैप्टर पढ़ना है, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। और इसमें भी मुश्किल से 3 से 4 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 3-4 चैप्टर इसमें पढ़ना है, और इसको अगर छोड़ दीजिएगा तब वो कोई बहुत बड़ी मेहरबानी इसी के ऊपर कीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इसका मन करे तो विविध उठा के पढ़ लीजिएगा, कहीं से मिल गया तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके वन लाइनर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये इसकी क्लास नहीं चलेगी, रीजन ये है कि ये वो क्वेश्चन पूछेगा, और एक क्वेश्चन की पूरी केमिस्ट्री बैठ के आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना है। पता चले कि केमिस्ट्री के 12 चैप्टर पढ़ाने के लिए कम से कम तो 6 दिन चाहिए, और 6 दिन में कुछ और पढ़ेंगे। 6 दिन में अगर दोबारा रिवीजन ही करा दिया गया अगर फिजिक्स का और बायो का, तो आप 4 में 4 लेकर आ जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसको अगर पढ़ लेंगे तो 2 यहीं से आने हैं, 2 से 3 तो यहाँ से आना है, एक मन करेगा तो यहाँ से आएगा और एक यहाँ आएगा, नहीं तो 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। इसका वेटेज 1 के रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये कहीं भी नहीं, सिंपल सी बात है, जीवन में इसकी उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, उतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है। लेकिन बायो, क्योंकि भैया कोरोना साहब जी आए हुए हैं, और बहुत मेहरबानी हम लोग के ऊपर कर दी है कोरोना जी। कई बार एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अगस्त में पेपर है, 3rd वेव आने वाली है डेल्टा प्लस, तो फिर तो भगवान ने मालिक है। चलिए आगे देखा जाए। अब देख लीजिए प्रारंभिक गणित कितना ही पढ़ना ही है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है टोटल, और 6 टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन, 12 डेज मान लीजिए। उसमें भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो 5 क्वेश्चन 6 टॉपिक है, परसेंटेज पढ़ लीजिए बड़ी अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़िए, औसत पढ़िए, खूब अच्छे से एकदम जमा के पढ़िए, जितना पढ़ सके, जितने अच्छे से पढ़ सकते पढ़ लीजिए। 3 क्वेश्चन निकल जाएगा। जिसकी मैथ कमजोर हो उसके लिए रामबाण बता रहे हैं, कुछ मत पढ़ो, बस इतना रट लो, और इतना रट लिए तो कोई नहीं रोकने वाला। 3 नहीं तो 2 तो नंबर मिल भी करेगा, यानी 5 में से 2 तो कन्फर्म है। जिसका कमजोर हो उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। बाकी तो छोड़ना नहीं है, पढ़ना तो सब है, लेकिन परसेंटेज से एक क्वेश्चन देंगे और औसत से एक क्वेश्चन देंगे ही, ये तो। और थोड़ा सा अगर वर्ग और वर्गमूल निकालना आता है, वही 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, तो अगर ये सब अगर आपको अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ से भी आप 2 क्वेश्चन जो जो जिनका, जैसे एक्चुअली क्या होगा कि कई लोग ये होंगे, जैसे सबसे ज़्यादा फीमेल में दिक्कत आ जाती है, जो लड़कियाँ हैं कि वो अपना आर्ट साइंस से पढ़ती हैं, तो आर्ट साइंस में उनको लगता है अरे मैथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो कुछ मत कीजिए, आपको जितने दिन प्रैक्टिस करनी है केवल परसेंटेज का कीजिए, औसत का कीजिए, बस। अगर ये 2 का भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एवरेजन, आप यहाँ से 2 नंबर से 2 से 3 नंबर तो निकाल ही लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि चलो कम से कम हम 5 तो हमारा छूटेगा नहीं, 2 तो आना ही आना है। और लड़के जो मैथ से पढ़े उनके लिए तो भैया कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी, हम हमेशा हम बोलते आए क्लास में
कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा हमेशा रोज 5 रटनी चाहिए। और आज भी हम बोल रहे हैं, विलोम रोज 5 रटिए, पर्यायवाची रोज रटिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द रोज रटिए, मुहावरे लोकोक्तियाँ रोज रटिए, समान अशुद्धियाँ रोज लिखिए, और खासतौर में न्यूज़पेपर पढ़िए, ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो लेखक और रचनाएं ये रटिए, इसमें सब रटने वाला है। अगर ये सोचते हैं कि कोई एक थोड़ा सा यही है जिसको समझना पड़ेगा, बाकी जितना ये टॉपिक दिया ना, ये होता था ना कि जब छोटे थे हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो सुबह होता था, भैया पापा बोलते थे भैया सुबह उठो इसको रट्टा लगाओ, तो वही काम करना है। इसमें अगर सोचिएगा पर्यायवाची समझ लीजिए तो बस समझते रहिए, क्योंकि पता चलेगा चंद्रमा के पर्यायवाची 15 है तो 15 समझते रह जाइए। अब विलोम तो भैया रटना ही पड़ेगा, और उसमें भी तो इससे टोटल मान लीजिए कम से कम हम लोग खुद ही हर एक टॉपिक का 100 से 150 यानी समझ लिए 1000 आप तो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप जितना कर सकते हैं, जितना रट सकते हैं, कोई भी अगर बुक हो, किसी बुक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपका जो भी बुक हो रोज 5 रटना चालू कर दीजिए। 45 दिन लगभग आपके पास 45 डेज हैं, ठीक है। तो यहाँ 45 डेज से 5 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा मत करिए, तभी अच्छा खासा आपका कंट्रोल हर एक पॉइंट पे, यानी हर एक जो टॉपिक दिया हो उस पर अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन 5 कीजिए, बहुत ही ज़्यादा है। 5 भी करेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से 5 में 5 तो हम नहीं, 5 अगर रोज कर दिए तो मैं गारंटी देता हूँ 5 में 5 आपके दम करके आएंगे। आए दाए बाय अगर गलती से भूल चूक गलती हो गई तो हो गई, नहीं तो पाँचों आप यहाँ से टेकल कर सकते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा नीचे, इसका भी देखते हैं। अब आ गया अंग्रेजी। अब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है। 5 नंबर क्या आएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अंग्रेजी व्याकरण आएगा, यानी ग्रामर जिसका थोड़ा बहुत भी सही है तो हो जाएगा। और गद्यांश पद्यांश आएगा तो इसको ऐसे समझिए, गद्य अगर देता पठित गद्य एवं आधारित प्रश्न, यानी एक पैसेज देगा और पैसेज के आधार पे कम से कम मान के लिए 2 क्वेश्चन देगा, एकदम कन्फर्म रहिए। और जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है ये 2 तो कन्फर्म है करके आएगा। बाकी जो गड़बड़ी होगी, जिसकी अंग्रेजी कमजोर होगी, वो यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ी उसको होगी, गच्चा खाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी तभी 2 तो उसका कन्फर्म है, 2 तो आना ही आना है यहाँ से। तो ये 2 के पीछे पड़िए, पैसेज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कम से कम 10 पैसेज आपको दे दिए जाएंगे, और हर 10 पैसे में आपके कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ तो इसे 2 ही हो सकता है, 3 ही दे, 2 ही दे, लेकिन आपको 5 की प्रैक्टिस करेगी। यानी SSC का जो हम लोग का सिलेबस है 10+2 का, वो आपको पूरा उसका मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, जिससे अगर बढ़िया सा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज रखेंगे तो आपको 5 के 5 आपके हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं देते तर्क एवं तर्क शक्ति, अब इसमें तो कुछ पूछना नहीं है, रीजनिंग है, इतना तो आता ही होगा। जो मैथ में मैंने बताया कि जो अगर उसमें 6 टॉपिक पढ़ लेगा तो ये 5 नंबर तो उसको इसे फ्री क्या है, बस इसे प्रैक्टिस करनी है। और ये इसके सारे के सारे हर एक चीज़ का आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, हर एक से रिलेटेड आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेंगी, और क्लास में इसकी एक 1 by 1 चल जाएगी, जिसमें शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे, जैसे कैलेंडर और घड़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा ये जरूर कराया जाएगा। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कथन कारक में कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, तो वहाँ भी इसका भी कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ये 5 के 5 एक भी किसी को गलती नहीं करना है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और 5 आप आराम से कर लेंगे, एक गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आप एक बार पढ़ के देखिए। अब देखिए मैंने क्या बोला, भारतीय एवं वैश्विक, यानी पहले भारत को जानिए। तो भारत को जानिए का मतलब सिंपल सी बात है, ऊपर क्या बोले थे, भूगोल। अगर अच्छे से भारत का भूगोल आपने पढ़ लिया है, और उसी भूगोल के आधार पे आपने क्या पढ़ लिया है, क्या, अब देखिए नहीं समसामयिक जनरल अवेयरनेस किसी को जोड़ दीजिएगा, पूरा समसामयिकी, यानी जो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन A to Z, अगर उसके साथ भारत का आपको रिलेशन कर लिए तो आप आराम से कर ले जाएंगे। यानी आपको अब ये नहीं कि 193 यूनाइटेड नेशन में देश है तो पूरा बैठिए 193 पढ़ने का, आपको 193 नहीं पढ़ना, मेन जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं वही पढ़ने, और आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे 1 by 1, उनके साथ भारत का लिंक क्या है क्या नहीं है, भारत किस सम्मेलन में जाएगा, यानी पूरा का पूरा करेंट का लगभग आपको समझिए 1000+ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे 1 by 1 विद डिस्क्रिप्शन के साथ। और PDF भी इसकी जितनी अभी तक चीज़ें बताई जा रही है सबकी PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। यानी 1000 ऑफ क्वेश्चन ये कराए जाएंगे और अदर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते रहेंगे, यानी जो आपको प्रैक्टिस सेट अभी आगे बताऊंगा कैसे होंगे प्रैक्टिस सेट, उसके बारे में भी। अब देखिए सामान्य जागरूकता, अब ये देखिए पूरा का पूरा, अब ये आप एकदम सिंपल सा समझिएगा, 11 नंबर और 12 नंबर दोनों प्लस हैं, यानी दोनों बोलते हैं ना चाचा मौसेरे भाई, वही हाल है, ये दोनों एक हैं। कई लोग यहाँ गलती करेंगे, आप लोग गलती मत कीजिएगा। रीजन बता दे रहा हूँ क्या है। जब आप यहाँ पढ़िएगा भारत और वैश्विक स्थिति, तब आप यहाँ देखिए क्या प्रसिद्ध पुस्तकें भारत के बारे में, लेखक के बारे में नहीं पढ़िएगा। इंटरनेशनल क्या जो पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार या वगैरह वगैरह पुरस्कार जो दिया जाता है, जो करंट अफेयर में रोज पढ़ते होंगे कहीं से या हमारे चैनल से, तो हर जगह आपको क्या भारतीय अनुसंधान के संगठन के बारे में नहीं पढ़िएगा, तो क्या विश्व के WHO इनको छोड़ दीजिएगा। भारत में विश्व का खेल नहीं पढ़िएगा, तो यानी भारत को छोड़ दीजिएगा। यानी इसको और इसको, ये दोनों जो 20 नंबर है ना, ये समझिए फ्री का है। यानी अगर 1000 प्लस आप क्वेश्चन कर लिए तो आज 20 नंबर आराम से आपका है। लोग अलग अलग पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार इतना बात जानिए, ये दोनों एक ही है और एक ही तरीके से इसको पढ़ना है। भारत की पड़ोसी यानी कोई भी, जैसे सार्क के बारे में, आसियान के बारे में पढ़ेंगे। देश राजधानी मुद्रा, मेन देशों के बारे में अगर 15 मुश्किल 15-20 देश निकाल लीजिए, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश करेंट है पूरा। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना ही नहीं, राज्य व्यवस्था पढ़ना ही नहीं, लोकसभा पढ़ना ही नहीं, विधानसभा मैंने क्या बोला, पॉलिटी में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इस टॉपिक को यहाँ पढ़ना ही नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो रोज कराया ही जा रहा है आपको। विश्व संगठन देखें, मुख्यालय आ गया ऑटोमेटिक, और वो आपको यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, भारतीय कला एवं संस्कृति यहाँ भी आपको पढ़ना है। तो ये दोनों तो एक हैं, ठीक है, ये समझिए चोर चोर बहुत सारे भाई हैं। तो ये 20 नंबर तो आप आराम से गेन कर सकते हैं। 20 में तो आराम से आप कम से कम चाहे तो 20 नहीं तो 18 तो आराम से कर सकते हैं। अगर डेली आप करंट अफेयर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं और PDF फाइल आपको दे दी जाएगी, तो आप उसको केवल पढ़ते रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ये बहुत ही आसान है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी इसकी पूरी PDF प्रोवाइड की जाएगी, कैसे सॉल्व करना है बताया जाएगा आपको। अब देखिए ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, पैराग्राफ आ जाएगा, उसको देखना है, पढ़ना है, समझना है और उस ग्राफ को सॉल्व करना है। तालिका की व्याख्या एवं तालिकाएं, तो ये सभी व्याख्याएं ये अलग अलग हैं। यानी नीचे का पोर्शन अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा वेटेज है 10 यहाँ ले लीजिए और 20 ऊपर ले लीजिए, ये 40, और ये 40 सबसे आसान है। 40 क्वेश्चन है रेंज पर, ये सबसे आसान है। आप 40 में आराम से 35 स्कोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर टोटल देखा जाए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन या पार्ट नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से यूपी टेट के जितने टॉपिक थे उसका चीरफाड़ था, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, पहले क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब चलिए यहाँ कुछ और बात कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी हर एक टॉपिक से, जैसे कोई भी टॉपिक इसमें ले लिए, जलवायु या किसी कोई भी, अगर कोई भी टॉपिक आपसे पढ़ाया जाएगा तो उस टॉपिक का कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन मानिए उसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये तो एक अलग चीज है। प्लस उस पूरा जो सेक्शन है, मान लीजिए भारतीय संविधान का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपको मौलिक अधिकार कराया गया तो आपको 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दी जाएगी। ये अलग पार्ट रहेगा, ये पार्ट चीज अलग है। बाकी आपको इसी बीच बीच में आपको 2 दिन पे 3 दिन पे शेड्यूलिंग में जैसे आपको पूरा शेड्यूल डाल दिया जाएगा कि क्या एक वीक का शेड्यूल डाला जाएगा, उसमें क्या क्या कराया जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ता रहेगा। एवरी संडे आपको अपडेट किया जाएगा। तो जैसे हमारे इस शेड्यूल में पड़ गया कि इस सप्ताह आपको 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे या 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो एक दिन हो सकता है 100 क्वेश्चन करा दीजिए, फिर 100 क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट होगा। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का हर एक जगह से क्वेश्चन लिया जाएगा। ये नहीं कि केवल मौलिक अधिकार पढ़े था, केवल मौलिक अधिकार नहीं, इसमें कहीं से भी क्वेश्चंस आपको पूरे कराएंगे। तो इस तरीके से केवल भारतीय संविधान के ही आपको 500 क्वेश्चन ये कराए जाएंगे। अब चीजों को समझिए। प्लस हम लोग का प्रोग्राम ये है कि हम 25 टेस्ट कराएंगे, फुल टेस्ट होंगे, 25 टेस्ट होंगे। 25 टेस्ट जैसे एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सेम वही पैटर्न जो इसमें दिया गया है, 5 10 10 5 10 10, जो यहाँ पैटर्न दिया हुआ है
यूपी ट्रिपल एसएससी ने पेट के लिए, ठीक उसी पैटर्न पे 25 टेस्ट भी आपको कराए जाएंगे, वो भी फ्री में, वो भी आपको फ्री मिलेंगे टेलीग्राम पे। तो प्लस इसकी व्याख्या नेक्स्ट डे कराई जाएगी, नेक्स्ट डे कराई जाएगी, या नहीं तो मॉर्निंग में आपको पेपर दिया जाएगा तो इवनिंग में 9 o'clock पे कराई जाएगी। यानी मॉर्निंग में अगर पेपर दे दिया गया तो इवनिंग में, यानी टेलीग्राम पे आपको जाना है, क्वेश्चन पेपर का पूरा शेड्यूलिंग डाल दिया जाएगा, 25 प्लस टेस्ट कराए जाएंगे। ये याद रखिएगा, 25 प्लस बहुत होता है, 25 का मतलब हो गया हर एक में एक क्वेश्चन, तो पूछे सोच लीजिए 2500 क्वेश्चन हो गया, 2500 तो यही हो गया। और हर एक से 13 टॉपिक से, तो 13 गुणे 500 कर दीजिए, अब खुद कैलकुलेट करिए कितने क्वेश्चन का भंडार आपको फ्री में मिल गया। प्लस पूरा लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा। लेक्चर कम से कम हम लोग 300 लेक्चर देंगे, 300 टोटल लेक्चर होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का लेक्चर होगा ये नहीं, ये लेक्चर केवल होंगे पढ़ाने वाले, आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट्स आपको समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन का लेक्चर अलग रहेगा, जैसे मान लीजिए अभी इस लेक्चर को बहुत इसमें पॉलिटी में इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ये अलग चीज़ रहेगी, ये अलग चीज़ रहेगी। यानी आपको समझिए कि पूरा का पूरा पैकेज हमेशा रोज आपको 3 से 4 घंटे का मिलता रहेगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आपको पूरा का पूरा पैटर्न आपको डाल दिया जाएगा, कैसे करना है वो आपको टेलीग्राम पर चीज़ें मिल जाएंगी, PDF फाइल, आप उसे डाउनलोड कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे कैसा टेस्ट का परफॉर्मेंस है, किस तरीके का टेस्ट लेते हैं, या हमारी संस्था किस प्रकार का पेपर बनाती है, तो उसके कुछ सैंपल पेपर भी आपको हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप एक बार उसे देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दूसरे को भी सेंड कीजिए, ताकि दूसरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें फ्री हैं, क्योंकि हमारी संस्था ऑलरेडी फ्री करती आई है और फ्री ही हम लोग काम करते आए हैं। ठीक है, और क्या हर किसी के पास तो पैसा है नहीं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पेट को क्वालिफाई करने का, और जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसके लिए भी। ये आपको समझ जाइए, आप पेट का ले लीजिए, आपका पेट, आपका UPSI, RO और ERO, जितनी सारी चीज़ें आपको फ्री में यहाँ पे कराई जाएंगी। तो एकदम निश्चिंत रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप 1 बाय 1 लेक्चर देखिए और इसको समझिए और पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।